वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफेंसिबिलिटी का डिस्कशन करने वाले हैं। डिफेंसिबिलिटी है क्या किसी भी फंक्शन की। जैसे कोई भी फंक्शन अभी तक आपने जो पढ़ा, कोई भी फंक्शन है अगर एफ एक्स, ठीक है, तो फंक्शन है तो उसका ग्राफ भी होगा। फंक्शन है तो उस पर हम लोग लिमिट की भी चर्चा किया। अब वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, यानी कहीं पे ब्रेक तो नहीं हो रहा। उसके बाद बात आता है वो फंक्शन की डिफेंसिबिलिटी है क्या। तो आज हम लोग समझेंगे कि अगर कोई भी y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो उसकी डिफेंसिबिलिटी होती क्या है किसी भी पॉइंट पे। डिफेंसिबिलिटी एट अ पॉइंट। आज हम लोग किसी भी पॉइंट पे डिफेंसिबिलिटी डिस्कशन करेंगे। जैसे हम लोग x इज इक्वल टू ए पे किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कशन किया है ना, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन के लिमिट का डिस्कशन किया है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो उस पॉइंट पर उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। उसी प्रकार से हम लोग किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे देखेंगे कि डिफेंसिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो आप सिंपल समझिए कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, बी आ रियल वैल्यूड फंक्शन, ये आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है किसी भी इंटरवल आई ए बी पर, यहाँ पे ये इसका डोमेन होगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इज डिफेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ। डिफेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी। किसी भी पॉइंट सी पर ये फंक्शन आपका डिफेंशिएबल होगा। कब होगा? इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी एग्जिस्ट एंड फाइनाइटली एग्जिस्ट होना चाहिए किसी भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर। ये जो सी होगा ये इंटरवल पे होगा, इंटरवल के किसी भी पॉइंट सी पर इस फंक्शन की दिस वैल्यू क्या होना चाहिए? फाइनाइटली एग्जिस्ट होना चाहिए। ये वैल्यू आप अभी ऐसे समझिए कि एफ एक्स माइनस एफ सी और एक्स माइनस सी का रेशियो है। कब? एक्स टेंडिंग टू सी पर। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट हो रहा है। अच्छा, एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है? जैसे हम लिखते थे कि एग्जिस्ट होने का मतलब दो, एक्स टेंडिंग टू सी का मतलब है कि इस फंक्शन पे जो आपका एक्स है वो सी के राइट से भी अप्रोच कर सकता है, लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकता है। ठीक है, यही तो मीनिंग होता है ना टेंडिंग का, एक्स टेंडिंग टू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये सपोज दैट ए है तो एक्स जो है वो राइट से भी और एक्स लेफ्ट से भी पहुंच सकता है। तो लेफ्ट को ए माइनस, इसको ए प्लस हम लोग बोलते थे। तो इसके हम लोग दो केस कर सकते हैं। कैसे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस यानी राइट हैंड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलेंगे लिमिट, अगर एच के केस एच के फॉर्म में लिखना है तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी। ठीक है ना, डिवाइड यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो एच आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको अगर लिमिट बोल दें तो ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन ये लिमिट नहीं डेरिवेटिव है। अभी कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी और डिवाइड में एक्स माइनस सी, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब लेफ्ट की बात हो रही है तो आपको पता है यहाँ पे सी माइनस एच होगा उस पॉइंट के, सी के लेफ्ट, तो सी माइनस एच, और एच क्या है? कोई भी स्मॉल क्वांटिटी, माइनस एफ ऑफ सी, और इनका डिफरेंस करेंगे यहाँ पे, तो जब डिफरेंस करेंगे तो माइनस एच आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? एक्स के प्लेस पे एक्स माइनस सी जब रखेंगे यहाँ पे एक्स प्लस सी, तो ये तो कट जाएगा, प्लस सी की बात हो रही है। ठीक है, एच प्लस सी। ठीक है, एक्स टेंडिंग टू सी प्लस में हो गया ना, तो सी प्लस एच, तो एक्स के प्लेस में सी प्लस एच रखेंगे तो यहाँ से सी सी कैंसिल एच आ जाएगा। यहाँ पे सी माइनस एच रखेंगे तो सी सी कैंसिल माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे एच क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब यहां से इसको समझिएगा, ये जो आपका होता है इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको जो बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये देखिए यहाँ पे ये एग्जिस्ट होना चाहिए। जब कभी भी लिमिट के केस में आपने एग्जिस्टेंस पढ़ा है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट जब आता है तभी आप बोलते हैं कि इसकी लिमिट इस पॉइंट पे एग्जिस्ट हो रही है। सेम वे पे अगर ये एग्जिस्ट हम इसको बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड पार्ट इज इक्वल टू राइट हैंड पार्ट, उसको मैं ज्योमेट्री से अभी बता रहा हूँ, है ना। तो ये आपका राइट हैंड पार्ट और ये लेफ्ट हैंड पार्ट, अगर ये इक्वल आ रहा है, पहले तो बात ये है कि एग्जिस्ट हो, और एग्जिस्ट होने के बाद क्या हो? इक्वल हो। अगर
डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे इक्वल आता है, ठीक है ना, एग्जिस्ट हो एंड फाइनाइट हो, ठीक है, तो हम लोग उस फंक्शन का उस पॉइंट पे डेरिवेटिव बोल देते। तो ये मतलब है क्या, ये आपका है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। इसको डिनोट कैसे करते हैं, एफ डैश सी। एफ डैश का मतलब डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, सी पर, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट सी पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव एफ डैश सी होगा वो इन्हीं के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसका मतलब आप एफ डैश सी को ये जो भी वैल्यू आएगी, सपोज दैट इन दोनों की वैल्यू मैं के माने ले रहा हूँ आएगी, तो ये के इक्वल होगा, ठीक है ना, और ये वैल्यू इनमें से इक्वल होगी। ये डेरिवेटिव का मीनिंग होता है। यानी किसी भी पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव, आपने क्लास 11th में पढ़ा भी होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा डेरिवेटिव का, वहाँ पे आपने सीधा एफ डैश सी, किसी भी पॉइंट सी पर जो डेरिवेटिव निकालते हैं वो यही निकालते हैं, इनमें से कोई एक ले लीजिए, या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, क्योंकि वो अगर उसको डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या है, वो डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन। तो अगर सी पर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू, या तो ये लिखिए ये यहाँ से सीधा लिख दीजिए। तो ये लिखते थे आप फर्स्ट प्रिंसिपल पे, एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच। आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, मैंने निगेटिव वाला नहीं लिखा, पॉजिटिव वाला लिखा है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल का केस होता था डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। वहाँ पे इतना होता था कि जो आपका फंक्शन दिया गया वो डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिबिलिटी उसकी चेक कर रहे हैं। तो डिफरेंशिबिलिटी चेक करने के लिए कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा तो कब होगा, जब उसका राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये दोनों एग्जिस्ट हो और इक्वल हो और फाइनाइट भी हो, ठीक है। तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये x इज इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है। और अगर x इज इक्वल टू सी पर ये डिफरेंशिएबल है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो यही जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो वैल्यू आएगी डेरिवेटिव की, वही x इज इक्वल टू सी पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और उसको एफ डैश सी से डिनोट करेंगे। ये देखिए मैं वर्ड बोल रहा हूं, यहाँ पे एक वर्ड बोल रहा हूं डिफेंसिबिलिटी, एक वर्ड होता है डिफेंसिबिलिटी। डिफेंसिबिलिटी एक टूल है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम लोग ये तय कर पाते हैं कि y इज इक्वल टू जो फंक्शन आपका गिवन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप समझिएगा, यहां से मैं वर्ड बोल रहा हूं डिफरेंशिबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन के बाद डेरिवेटिव, ये तीन वर्ड है, आप समझिएगा। डिफरेंशिबिलिटी का मतलब होता है वो फंक्शन की एबिलिटी चेक करना कि वो डिफरेंशिएशन उसका हो सकता है कि नहीं, या उसका डेरिवेटिव निकल सकता है कि नहीं, ठीक है। तो ये वो टूल है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के माध्यम से आप उस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, डेरिवेटिव फाइंड कर पाएंगे कि नहीं, ये आपको जानकारी मिलती है। डिफरेंशिएशन क्या है आगे आप लोग पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, जब आपको ये पता चल जाता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम उसका एक जनरल तरीके से कुछ फार्मूले दिए गए फंडामेंटल, उस प्रोसेस से हम उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं और डिफरेंशिएशन फाइंड करने से जो क्वांटिटी आती है वो डेरिवेटिव होती है। जैसे ये आपका एफ डैश सी आया है, ये सी पॉइंट पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव आया है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये आपका क्या है, ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है ना। और कैसे पता चलता है कि ये फंक्शन है, तो अगर ये इक्वल है तो डिफरेंशिबिलिटी का प्रोसेस से पता चलता है कि ये डेरिवेटिव निकलेगा कि नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, आप सीधा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, आप ये यहाँ पे जाइएगा, जो भी फंक्शन जिस पॉइंट पे c माइनस एच माइनस एफ सी ऐसे करके खट से निकालिएगा। चलिए मैं इसका थोड़ा ज्योमेट्रिक मीनिंग बता दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से, ठीक है। देखिए सपोज दैट मैंने एक यहाँ पे ये फंक्शन बनाया, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, मैंने एक फंक्शन बनाया और इसका हम x इज इक्वल टू सी पर, कहाँ पे, ये इसका मैंने एक सी पॉइंट ले लिया। सपोज दैट x इज इक्वल टू सी पर हम चेक कर रहे हैं कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो c के नेबरहुड पे और पॉइंट हमने लिए, ये आपका f ऑफ c हो जाएगा, यानी ये हाइट,
ये हाइट आपकी एफ ऑफ सी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे सी प्लस एच लिया, सपोज दैट ये आपका पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच का, तो ये आपका यहाँ पे आ गया, ये आ गया सी प्लस एच, और ये हाइट आपकी आ जाएगी एफ सी प्लस एच। अगर इस पॉइंट का, चलो मैंने पी नाम दे दिया, चलिए इसका मैंने पी दिया, इसका क्यू दिया, और यहाँ पे जो मैं माइनस में ले रहा हूँ इसका मैंने आर दे दिया। तो इस क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो एक्स क्या है आपका सी प्लस एच, और यहाँ पे ये हाइट जो है आपकी, ये पॉइंट को मैं चलिए एम एन एल, ठीक है, जो आपकी यहाँ से जो हाइट है क्यू एन, तो क्यू एन कितना है एफ सी प्लस एच, आपको आता होगा कोऑर्डिनेट फाइंड करना। यहाँ से पी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स एक्सिस में चली गई डिस्टेंस सी, और ये तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ सी कामा एफ ऑफ सी। और आर पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट आप ढूंढेंगे तो आर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आर का कोऑर्डिनेट आएगा ये, तो ये है क्या सी माइनस एच, एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच, एच ये एच है, ये एच है, तो जब ये एक्स है तो ये सी माइनस एच हो जाएगा, तो सी माइनस एच, और ये हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, तो ये हाइट आपकी आ जाएगी सी माइनस एच, ये हाइट एफ सी माइनस एच, तो एफ सी माइनस एच। तो ये आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना आ गए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, एक्स इज इक्वल टू सी पे आप इसकी डिफेंसिबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग आप समझिए पहले होता क्या है। अगर सपोज दैट मैंने इसका कार्ड ले लिया, यहाँ से ये देखिए मैंने एक ग्राफ बनाया है, तो थोड़ा आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अगर कम आ रहा होगा समझ में। तो ये कार्ड आपका पी क्यू आ गया, कार्ड पी क्यू, ठीक है ना, ये कार्ड पी क्यू है, और ये आपका कार्ड पी आर है, ये आपका कार्ड पी आर है। अब समझिए, अगर हम इस कार्ड पी क्यू का स्लोप निकालें, समझिएगा स्लोप, ठीक है ना, तो स्लोप कार्ड पी क्यू, तो स्लोप आप कैसे निकालते हैं, ये जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं ना, अगर x1 y1 और x2 y2 किसी भी लाइन के कोऑर्डिनेट है, ये सपोज दैट x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इसका स्लोप होता क्या है, x एक्सिस से एंगल का टेंजेंट, ये जैसे ये सपोज दैट थीटा बनना है तो टेन थीटा होता है, ठीक है। तो वो आता कैसे है, यहाँ से y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y एक्सिस का डिफरेंस ओवर x एक्सिस का डिफरेंस। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहाँ से आ जाएगा, अगर मैं स्लोप कार्ड पी क्यू निकालना चाहूँ तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी आएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच एफ ऑफ सी आएगा, डिवाइड में x2 माइनस x1 यानी c प्लस एच माइनस का c आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी और डिवाइड में h आएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं बात स्लोप कार्ड पी आर स्लोप की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे क्या होगा, y का डिफरेंस यानी f, ये y2 माइनस y1 एफ सी माइनस एच माइनस यहाँ से एफ ऑफ सी, डिवाइड में इसका c माइनस एच माइनस इसका x कोऑर्डिनेट c, इसको सॉल्व करेंगे तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी और डिवाइड में c से c कैंसिल होकर माइनस का h आएगा, माइनस का h आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे मैंने ये जो कार्ड बनाया है इनका स्लोप निकाला है। स्लोप मैं आपको बता दूँ, एक्स एक्सिस स्लोप होता क्या है, जैसे ये कोई भी लाइन है, जैसे ये लाइन यहाँ पे कार्ड ऐसे बनी है, तो इसको आप या तो इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के यहाँ पे लाइन खींचिए और ये जो एंगल बनेगा उसका जो टेंजेंट होता है, सपोज दैट थीटा बनना है तो जो टेन थीटा होता है वही आपका स्लोप होता है। तो अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ तो टेन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर बोले तो वाई ओवर एक्स, तो वाई में चेंजमेंट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसको मैं डेल्टा वाई बोल दिया, इसको डेल्टा एक्स बोल दिया, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, यही आपका स्लोप होता है एम इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये जो आपकी क्वांटिटी आई है ये स्लोप आई है। अब समझिएगा, जो आपने पढ़ा है एक्स टेंडिंग टू सी, मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ, यहाँ से समझिएगा एफ सी एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, कब, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी। यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू सी का मीनिंग क्या है, एक्स टेंडिंग टू सी का मीनिंग या एच टेंडिंग टू जीरो का मीनिंग, जब समझिएगा अगर यहाँ से ये x कोऑर्डिनेट c की ओर जाएगा, ये पॉइंट n m की ओर जाएगा तो h टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे n m की ओर जाएगा तो h घटता चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, जैसे जैसे समझिएगा n
टेंडिंग टू m, n आपका m की ओर जाएगा, l टेंडिंग टू m, तो जैसे जैसे जाएंगे तो वहाँ पे h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और आपका ये जो c है, ये जो आपका x है ये c की ओर चला जाएगा। यहाँ पे x टेंडिंग टू c का भी केस बनेगा, दोनों से आप समझिए, h से भी और c से भी, ठीक है ना। उसे c का अलग ग्राफ होगा अगर आप चाहें तो यहाँ से h वाले को समझिए, तो h टेंडिंग टू 0 का मतलब n m की ओर जाएगा और l m की ओर जाएगा। तो यहाँ से जो q है, तो जब ये यहाँ से जाएगा n m की ओर, तो q कहाँ पे जाएगा, q p की ओर जाएगा, तो यहाँ से q टेंडिंग टू p होगा। और जब l आपका m की ओर जाएगा तो r टेंडिंग टू p हो जाएगा। ये मीनिंग है आपका x टेंडिंग टू c का, यानी राइट से और लेफ्ट से। x टेंडिंग टू c का मतलब x टेंडिंग टू c प्लस, x टेंडिंग टू c माइनस, c प्लस बोले तो c के आगे का, इधर ये c प्लस है और ये c माइनस है, तो जब c प्लस से आप टेंड करेंगे या c माइनस से टेंड करेंगे c की ओर, ठीक है ना, समझ रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, आप p की ओर आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये एग्जिस्ट एंड इक्वल, इसका मतलब एक्सटेंडिंग टू c और एक्सटेंडिंग टू c माइनस पे जो भी आपकी क्वांटिटी आएगी वो आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जब q आपका p की ओर आएगा तो ये जो आपका कार्ड है ये घटता हुआ चला जाएगा, ये कम होता चला जाएगा, और p पर आके आप सोचिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके आपका यहाँ पे टेंजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे जैसे क्यू पी की ओर आएगा ऐसे करके, समझ रहे हैं, तो ये लाइन आपकी टेंजेंट का रूप ले लेगी, समझिएगा। अगर वेरिएशन आप समझेंगे यहाँ पे, तो ये सपोज दैट लाइन है, अब इस लाइन को आप रोटेट करिए इस पॉइंट को फिक्स करके, तो इसको रोटेट करते चले जाएंगे ना, तभी तो ये पॉइंट घटता चला जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे रोटेट होकर के ये लाइन ऐसे आती चली जाएगी और जैसे यहाँ पे आएगी तो ऐसे टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट को फिक्स करके आप इसको ऐसे रोटेट करिएगा इस फंक्शन में, तो टेंजेंट बनेगी कि नहीं बनेगी। और ये भी आपका r जैसे जैसे आएगा तो ये वाली जो आपकी लाइन है ये भी आपकी सेम टेंजेंट बनेगी। अगर दोनों टेंजेंट का स्लोप सेम आ जाए, अगर दोनों टेंजेंट r टेंडिंग टू p पर, q टेंडिंग टू p पर, दोनों जो टेंजेंट का स्लोप है यहाँ पे, स्लोप ऑफ कार्ड कहाँ पे, अगर लिमिटिंग पे, अगर यहाँ पे लिमिट लगा दें, क्या लिमिट लगाना है यहाँ पे अगर इस स्लोप पे आप लिमिट लगा दें q टेंडिंग टू p, समझिएगा, q टेंडिंग टू p, और इस वाले स्लोप पे आप लगा दें लिमिट r टेंडिंग टू p, तो ये आपका जो स्लोप है ये आपका टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट एट p, ये भी आपका टेंजेंट एट p, और ये स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, स्लोप बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p। और अगर ये दोनों स्लोप इक्वल हो गए इस p पॉइंट पर, तब हम लोग बोल देंगे कि ये फंक्शन जो है आपका वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो वो टेंजेंट आएंगे क्या आपके, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा क्या, तो यहीं से आप उसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h का केस अगर मैं लिख रहा हूँ, देखिए h टेंडिंग टू 0 कहो, q टेंडिंग टू p कहो, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाना है तो ये वाला ही करके सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या मीनिंग आएगा, तो h टेंडिंग टू अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब f c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c और यहाँ से h आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी और माइनस एच आ जाएगा। ये क्या हुए, ये टेंजेंट के स्लोप आ गए, ये क्या है, इस पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप आ गए। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरीके से अप्रॉच करने पर इस पी पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है अगर ये एग्जिस्ट एंड इक्वल आता है, तब हम लोग बोल देंगे कि x इज इक्वल टू सी पर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। देखिए स्लोप का मतलब ही डेरिवेटिव है, टेन थीटा, जो आपका टेन थीटा होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा, ये आपका dy ओवर dx, और डेल्टा टेंडिंग टू 0, अगर ये बहुत ही स्मॉल, जो वेरिएशन है बहुत ही स्मॉल है, तभी ये dy ओवर dx बन जाता है। यही y फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कहलाता है, ठीक है ना। तो यही आपका f डैश c, ये क्या है, अगर इसको x इज इक्वल टू c पे कह दे तो dy ओवर dx को ही हम f डैश c बोल सकते हैं, c पर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ये ज्योमेट्रिक
समझना था आपको, तो उम्मीद है आपको समझ में आया भी होगा कि कैसे समझते हैं हम लोग। ये जो कार्ड है आप समझिएगा, इस कार्ड को टेंजेंट बनाया गया और ये देखिए इसका स्लोप का मतलब क्या है, ये जो टेंजेंट आपका जाएगा तो ऐसे करके ये थीटा बनेगा, तो इसका ही ये टेन थीटा आ जाएगा, समझिएगा, ठीक है ना। तो आप लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से दूसरे हिसाब से आप समझिएगा। मैं बहुत ही शॉर्टकट में यहाँ पे एक और ज्योमेट्री आपको बना के समझा दे रहा हूँ। यहाँ से सपोज दैट ये आपका y इज इक्वल टू फंक्शन है, ये x इज इक्वल टू सी पर आपको अगर फाइंड करना है कि ज्योमेट्री मीनिंग क्या है, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि सी प्लस इधर और सी माइनस इधर, यानी सी प्लस एच और सी माइनस एच, ठीक है ना। यानी सी पॉइंट के नेबरहुड, ये क्या हुआ, नेबरहुड हुआ। सी के नेबरहुड पे, सी के नेबरहुड यानी एच टेंडिंग टू जीरो पे, बहुत ही पास पे आप क्या करिए, टेंजेंट ड्रा करिए। जैसे सी प्लस एच ये आया तो बहुत ही पास होगा सी प्लस एच, यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रा किया, सिंपल मीनिंग। सी माइनस एच पे आपने टेंजेंट ड्रा किया, यहाँ पे आपको देखने पे ये दोनों टेंजेंट अलग अलग रहे हैं, तो यहाँ पे टेंजेंट का ये सपोज दैट अल्फा है, ये थीटा है। अगर ये अल्फा इज इक्वल टू थीटा हो जाए, समझिएगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप का एंगल यहाँ पे आप मान लीजिएगा, अल्फा बराबर थीटा हो जाएगा तो टेन थीटा बराबर टेन अल्फा भी हो जाएगा, यानी स्लोप हो जाएगा। तो अगर स्लोप इक्वल आता है तब आप समझ जाएंगे कि फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये बात समझ में आई कि नहीं। अगर x इज इक्वल टू सी पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है c प्लस एच और c माइनस एच पर, c प्लस एच पॉइंट और c माइनस एच पॉइंट पर खींची गई, या f आप c प्लस एच और f आप c माइनस एच पॉइंट पर खींची गई जो फंक्शन पे स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है, वो इक्वल आ रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे जैसे ये आपका c प्लस एच है, f c प्लस एच, और ये आपका f c माइनस एच है। यहाँ पे आप क्या टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, तो उनका जो स्लोप है अगर वो डिफरेंट आ रहा है तो आप बोल देंगे कि वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, और अगर इक्वल आ रहा है तो आप बोल देंगे कि वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। हाँ, तो उसको आप उसी को अब यहाँ से c प्लस बोले तो राइट हैंड, c माइनस बोले तो लेफ्ट हैंड। अब आप समझिए जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, तो वहाँ से समझिए कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है x इज इक्वल टू सी पर, यह डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी ओवर एक्स माइनस ए क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। और एग्जिस्टेंस का मतलब, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, एग्जिस्टेंस का मतलब ही ये लेके आता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इक्वल होना चाहिए, सॉरी सी, ये इक्वल होना चाहिए। इसी को आप h के टर्म्स में लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, c प्लस बोले तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड में h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर h इक्वल होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं, इस वाले को राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी। यहां स्लोप ऑफ या सी प्लस एच ऐसे भी बोल सकते हो, एफ सी प्लस एच इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एफ ऑफ सी माइनस एच। ये राइट हैंड है तो यहाँ पे प्लस कर लो, यहाँ पे माइनस कर लो। वहाँ पे जो टेंजेंट है एच टेंडिंग टू जीरो, उनका जो स्लोप है वो इक्वल आना चाहिए। ये सब मीनिंग आपको अब समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आप समझिएगा कि अभी c प्लस एच, जब c प्लस एच की बात करते हैं तो ये आता है, c माइनस एच की बात करते हैं तो ये पोर्शन आता है। वहाँ पे आपकी स्लोप की बात होती है जब, तो ये एंगल आता है और यहाँ पे ये एंगल आता है। तो यहाँ पे देखने पे आपको डिफर लगता है, बट जब h टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो बहुत ही पास की बात होगी, बहुत ही पास की बात होगी। वहाँ पे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब ही है आपको चेंजमेंट इन y एक्सिस ओवर चेंजमेंट इन
एक्स एक्सिस। अगर ये थीटा है तो ये डेल्टा वाई और ये डेल्टा एक्स, तो टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। और अगर ये चेंजमेंट बहुत ही मिनिमम है तभी डिफेंसिबिलिटी केस आता है, यानी डेल्टा टेंडिंग टू जीरो, तो ये आपका डी वाई ओवर डी एक्स हो जाता है। ठीक है, तो वहीं पे अगर ये लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल है तब हम लोग बोलेंगे क्या कि एफ एक्स इज डिफेंसिएबल एट x इज इक्वल टू सी एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी बी। यही जो आपकी वैल्यू आएगी ना, यही हो जाएगी। सपोज दैट ये वैल्यू आपकी k के इक्वल आ रही है तो यही k के इक्वल हो जाएगी। डिनोट कैसे करेंगे, एफ डैश सी। ये अब आपको बात क्लियर होगी कि डिफेंसिबिलिटी एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना। हाँ, तो ये स्लोप का केस है। ठीक है ना, जो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल पे निकालना, ये देखिए एफ एक्स माइनस एफ सी चेंजमेंट इन वाई एक्सिस, फंक्शनल वैल्यू आ रही है। ये एक्स माइनस ए चेंजमेंट इन एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये आपको समझ में अब आ गया होगा हमारे हिसाब से। ठीक है, तो कभी भी आप किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है कि ये फंक्शन आपका डिफेंसिएबल है या नहीं है, डिफेंसिबिलिटी चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए और देखिए दोनों एग्जिस्ट होकर के इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जैसे मैं आपको बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल बता दूं। चलिए, इसके पहले एक मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ डिफेंसिबिलिटी की। जैसे कॉन्टिन्यूटी और लिमिट में आपने सीखी है फंक्शन से। कॉन्टिन्यूटी में आपने क्या समझा, कॉन्टिन्यूटी में समझा ग्राफ से कि अगर कोई भी फंक्शन विदाउट ब्रेक के किसी भी पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे अगर वो ब्रेक नहीं होता है उसके नेबरहुड पे, क्लियर है ना, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर बिना पेन उठाए आप उसको ड्रा कर दें। डिफेंसिबिलिटी के केस में क्या है, अगर कोई भी फंक्शन आप बना रहे हैं, ठीक है, और तो वो डिफेंसिबिलिटी होगी अगर उस पर कोई शार्प कॉर्नर ना है। जैसे ये सपोज दैट फंक्शन है, ऐसे करके ऐसे हो जाए, तो यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना, एकाएक टर्न हुआ कि नहीं हुआ, तो ये ऐसे फंक्शन डिफेंसिएबल नहीं होंगे। जैसे सपोज दैट मैंने फंक्शन मॉड एक्स का बनाया, मॉड एक्स का क्या होता है, ये चलिए जीरो पे ना लेकर के मैं सपोज दैट ए पे ले लिया, मॉड एक्स माइनस ए का बना दिया ऐसे करके, तो यहाँ पे आपको एकाएक टर्न हुआ है, ठीक है ना, शार्प कॉर्नर मिला है, तो इसलिए ये फंक्शन डिफेंसिएबल तो नहीं होगा। ऐसे आप उसको किसी भी फंक्शन के, अगर मैंने सपोज दैट आपको 4 फंक्शन ड्रा कर दिए, एक ये कोई फंक्शन है, एक मैंने फंक्शन आपको ड्रा कर दिया ये, एक फंक्शन मैंने ड्रा कर दिया ये, और एक फंक्शन मैंने ड्रा कर दिया ये। मैंने कहा इसमें कौन सा डिफेंसिएबल है, कौन सा डिफेंसिएबल नहीं है, फंक्शन क्या होगा डजंट मैटर, तो ये आपका डिफेंसिएबल होगा क्योंकि यहाँ पे शार्प कॉर्नर नहीं है, सारे आर्क हैं। देखिए स्मूथ, ये सब क्या है, स्मूथ टर्न है यहाँ पे, ये भी देखिए, बट यहाँ पे शार्प कॉर्नर है और यहाँ पे शार्प कॉर्नर है, तो इसलिए ये फंक्शन जो होते हैं ये डिफेंसिएबल नहीं होते। किसी भी फंक्शन को आप डिफेंसिएबल कब कहेंगे, किसी भी फंक्शन को डिफेंसिएबल कहेंगे इफ एफ एक्स इज डिफेंसिएबल एफ एक्स इज डिफेंसिएबल if it is डिफेंसिएबल at every point of domain। अगर वो डोमेन के हर पॉइंट पे डिफेंसिएबल हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन आपका डिफेंसिएबल है। बात समझ में आया ना। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे अभी आपको ब्रेक की केस तो बताया, यहाँ पे अभी चलिए मैं बाद में एक बहुत अच्छा केस डिस्कस करने वाला हूँ, आप समझिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स लिया और उसका मैंने ग्राफ आपको बताया ऐसे करके, ठीक है ना, तो ये आपका डिफेंसिएबल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस है पर डिफेंसिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक केस ये समझ में आता है कि ज़रूरी नहीं कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफेंसिएबल भी हो, कॉन्टिन्यूअस है तो डिफेंसिएबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं, बट अगर डिफेंसिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा, ये ज़रूरी है। इफ़ फंक्शन इज डिफेंसिएबल देन कॉन्टिन्यूअस आल्सो, बट इफ कॉन्टिन्यूअस नीड नॉट बी ट्रू फॉर द डिफेंसिबिलिटी। यहाँ पे देखिए मॉड एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है बट ये डिफेंसिएबल नहीं है, ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया, ये हाइपरबोला का फंक्शन मैंने ये ले लिया, ये आपका क्या है,
ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। इसे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये अपने डोमेन पे है, डोमेन पे। आप सोच रहे हो कि ब्रेक नहीं हो रहा, देखिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मैंने किनको बोला था, जो अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो। तो ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता और 0 इसके डोमेन पे नहीं होता। सेम उसी केस पे ये फंक्शन आपका डिफेंसिबिलिटी अगर 0 पे चेक करेंगे, 0 पे अगर चेक करेंगे तो ये फंक्शन डिफेंसिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब 0 पे आप टेंजेंट बनाना जाएंगे ना, जाएंगे ना, तो 0 प्लस पे इसका टेंजेंट क्या आएगा? इन्फिनिटी। 0 माइनस पे इसका टेंजेंट क्या आएगा? ये लाइन, यही टेंजेंट होती है इसकी वाई एक्सिस, है ना, एसिम्पटोट होती है इन्फिनिटी पे टेंजेंट, तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है ना। तो एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा, अनइक्वल की तो बात करो, ठीक है, अनइक्वल एग्जिस्ट। तो 0 पे डिफेंसिएबल नहीं है, तो क्या ये फंक्शन डिफेंसिएबल नहीं है? ये फंक्शन डिफेंसिएबल है। क्यों? क्योंकि 0 इसके डोमेन पे लाइन नहीं करता है, ठीक है ना। तो वही मैं बता रहा था यहाँ पे कि जो फंक्शन डिफेंसिएबल किन्हें कहेंगे? जो फंक्शन अपने डोमेन के हर पॉइंट पे डिफेंसिएबल हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x को ही ले लो, ये x इज इक्वल टू 0 पे डिफेंसिएबल नहीं है, तो क्या ये फंक्शन डिफेंसिएबल नहीं है? तो ऐसा नहीं है, ये फंक्शन डिफेंसिएबल है, 0 पे नहीं है, वो बात अलग है। क्यों? क्योंकि 0 इसके डोमेन पे नहीं है। अगर कोई ऐसा पॉइंट x इज इक्वल टू a मिल जाए, अगर कोई पॉइंट x इज इक्वल टू a मिल जाए जो इसके डोमेन पर भी हो और उस पॉइंट पे फंक्शन आपका जो है डिफेंसिएबल ना हो, तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन डिफेंसिएबल नहीं है। ये बात मैं बताना चाह रहा था, जो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मैं आपको अब एक एग्जांपल से आपको डिफेंसिबिलिटी समझा रहा हूं। जैसे सपोज दैट आपको मैं मॉड x का ही समझा दे रहा हूं। मॉड x है, ये आपका क्या आ जाएगा? मॉड x आपको x और माइनस x देता है, x ग्रेटर देन इक्वल और ये लेस देन आर इक्वल टू 0 पे, ठीक है। ये आप मॉड x होता है। अगर ये डिफेंसिबिलिटी इसकी चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन डिफेंसिएबल है या नहीं है। अभी मैं डिफेंसिबिलिटी एट इंटरवल नहीं बताया हूं, डिफेंसिबिलिटी एट इंटरवल, चलिए मैं यहां पे थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको। डिफेंसिबिलिटी एट इंटरवल, डिफेंसिबिलिटी एट इंटरवल, जैसे कंटिन्यूटी एट इंटरवल आपने पढ़ा है, तो कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, वो इस पे आप जनरल समझिए, ये एक इंटरवल है, इस पे डिफेंसिएबल कहलाएगा इफ इसके सभी पॉइंट पे, जितने भी पॉइंट सी हैं, जनरल पॉइंट मैंने सी ले लिया, ए कामा बी पर एफ एक्स क्या हो आपका? डिफेंसिएबल हो। सारे पॉइंट पे ये डिफेंसिएबल हो, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन इस इंटरवल पे क्या है? डिफेंसिएबल है। ये ओपन की बात हो गई। क्लोज्ड की, अगर क्लोज्ड है तो इसका मतलब ये, इसका 3 केस निकलता था कंटिन्यूटी में भी। क्या निकलता था? कि ये ए कामा बी पर इसके हर पॉइंट पे ये डिफेंसिएबल हो। दूसरा क्या हो? ए प्लस ए के राइट कॉन्टिन्यूटी की बात में राइट कॉन्टिन्यूटी, उसी तरह राइट डिफेंसिबिलिटी, और यहाँ पे बी माइनस बी के लेफ्ट डिफेंसिबिलिटी। राइट डिफेंसिबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, यानी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए, ये होगा मतलब। बी माइनस का मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी ओवर एक्स माइनस बी। जब आप एच लगाएंगे तो ये एच के केस में क्या आ जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। और इस वाले के केस में एच क्या आएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट है, आपको आता होगा एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेफ्ट लिमिट में बी माइनस एच माइनस एफ ऑफ बी, और नीचे निगेटिव आता है, ठीक है। हाँ, तो ये एग्जिस्ट होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, और इसके हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तब हम लोग क्लोज्ड इंटरवल पे डिफेंसिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। डिफेंसिबिलिटी कब बोलते हैं? जब वो ए पर राइट डिफेंसिएबल हो, बी पर लेफ्ट डिफेंसिएबल हो, और इस ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पे वो डिफेंसिएबल हो। तो यहाँ पे जो है ये आपका पूरे रियल की बात कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि ये आपका माइनस इन्फिनिटी है और ये आपका इन्फिनिटी है। 0 से ग्रेटर इन्फिनिटी, 0 से स्मॉल आपका माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये डिफेंसिएबल होगा या नहीं होगा। तो मैंने बताया था जैसे कंटिन्यूटी के केस में होते हैं कि आप केवल जहाँ पे डिफिनीशन चेंज हो रही हो फंक्शन की, वहाँ पे आप लेते हैं केवल, तो उसी तरीके यहाँ पे आप 0 पे लीजिएगा। क्यों? मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो आप केवल 0 पे चेक करिएगा। अगर 0 पे चेक कर रहे हैं तो समझिएगा, और अगर एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया जहाँ पे फंक्शन डिफेंसिएबल नहीं है, तो हम उस फंक्शन को बोल देंगे कि वो डिफेंसिएबल नहीं है।
एक भी पॉइंट अगर ऐसा मिल गया जहाँ पे डिफेंसिबिलिटी होल्ड नहीं हो रही तो फंक्शन डिफेंसिएबल नहीं होगा उस इंटरवल पे या उस पॉइंट पे तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब आप सब कुछ भूल करके इस पे केवल फोकस करिएगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। राइट हैंड डेरिवेटिव एफ सी प्लस एच, ग्रेटर हो गया ना, राइट बोले तो ग्रेटर, माइनस एफ सी प्लस एच में एफ सी सब्ट्रैक्ट किया और इन दोनों का डिफरेंस नीचे लिखते हैं, सी प्लस एच में सी जाएगा तो एच आएगा। ठीक है ना, ये राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच, यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे सी लिख दिया है, अदरवाइज यहाँ पे सी आपका पॉइंट क्या है, तो ये आपका सी पॉइंट क्या है, जीरो। तो यहाँ पे आप एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो और डिवाइड में एच। तो यहाँ से लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब एफ जीरो प्लस एच, जीरो से ग्रेटर तो आपको ये आएगा, और यहाँ पे आप जब एफ जीरो प्लस एच रखेंगे तो आपका सीधा जीरो प्लस एच आएगा, माइनस एफ ऑफ जीरो, इक्वलिटी है कहीं पे रखेंगे जीरो आएगा, नीचे एच होगा, कैंसिल करेंगे तो वन आएगा। राइट, ओके। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, लेफ्ट हैंड आपको पता होगा, देखिए कि ये लिमिट से अटैच्ड है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, और इसका डिफरेंस करेंगे, देखिए लेफ्ट सी से कम तो सी माइनस एच, इसका डिफरेंस करिए, सी माइनस एच में माइनस सी गया तो माइनस का एच आएगा। यहाँ पे आया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी माइनस एच सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी क्या है, जीरो, तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, जीरो पे चेक कर रहे हैं, माइनस एच। यहाँ पे आइए तो जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो से स्मॉल तो बोले ये आएगा, तो माइनस जीरो माइनस एच, और माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी जीरो, डिवाइड में माइनस का एच, ऊपर आ जाएगा प्लस एच, नीचे माइनस एच, कैंसिल होकर माइनस वन आएगा। समझिएगा यहाँ पे हमारी बात। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो हो रहे हैं, बट इस केस पे इक्वल नहीं हो रहे, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है ना, इसका मतलब जीरो पे ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए इसका ग्राफ से समझिए, देखिए ग्राफ से समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपका मॉड एक्स है, ये आपका मॉड एक्स का फंक्शन है। इस जीरो पे आप चेक कर रहे थे सी इक्वल टू जीरो पे, तो जीरो प्लस बोले तो ये जीरो प्लस है एरिया, और ये जीरो माइनस का एरिया है, जीरो प्लस एच का। अच्छा, जीरो प्लस एच पे आप कहीं पर भी गए हैं तो वहाँ पे आपको राइट हैंड जो डेरिवेटिव आया है ना, क्या आया है, वन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया है आपका, माइनस वन। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं जीरो प्लस पे, तो ये मॉड एक्स देता क्या है, माइनस एक्स एंड एक्स, एक्स जीरो से ग्रेटर के लिए, ये लेक्स के लिए और इक्वल के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल वाई इक्वल टू एक्स होता है और यहाँ पे वाई इक्वल टू माइनस एक्स होता है। ठीक है ना, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स से इसकी कंपेयर करें तो m इज इक्वल टू वन, और m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ से m इज इक्वल टू वन आया, यानी स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस वन है, y इज इक्वल टू एम एक्स से, यही आपका tan थीटा है, स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो देख रहे हैं ना, जो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है वो है क्या, बेसिकली स्लोप है। ये पाई बाई फोर है, 45 डिग्री, हाँ पाई बाई फोर, और ये आपका है 135 डिग्री। समझ में आया ना, तो एंगल का टेंजेंट tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और tan 135 डिग्री की वैल्यू माइनस 1 होती है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव में जो चीज के स्टार्टिंग में बता रहा था वो है क्या, राइट हैंड साइड पे जो भी आपका टेंजेंट आएगा, राइट हैंड साइड पे जीरो प्लस पे एफ ऑफ जीरो प्लस, किसी भी पॉइंट पे आप लीजिए, आप यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो यही लाइन आएगी, कोई बदलेगी क्या लाइन, क्योंकि लाइन की टेंजेंट वही लाइन होती है। इसी तरह जीरो माइनस पे आइए, इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लेंगे तो जीरो माइनस की जो टेंजेंट होगी वो यही लाइन होगी, और इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है वो माइनस वन है, और इस लाइन का जो स्लोप है वो वन है। तो स्लोप इक्वल नहीं हुए तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। ठीक है ना, तो उसका डेरिवेटिव दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का जो डेरिवेटिव है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो नॉट एग्जिस्ट, आप उसका डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते। तभी आपने 11th क्लास में जो फार्मूला पढ़े हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का,
एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का फार्मूला नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का कहाँ फार्मूला पढ़े? क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसकी डिफरेंशिबिलिटी होल्ड नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही ना? हाँ, तो अब ज्योमेट्री से आप मिलान करिएगा कि मैं क्या बता रहा था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कैसे, और किसी भी फंक्शन का लेफ्ट और राइट कैसे आप फाइंड कर पाएंगे डेरिवेटिव, डिफरेंशिबिलिटी, वो आसानी से आप चेक कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपको कि ये आपका फंक्शन गिवन है, ये x इज इक्वल टू 2 पर आपको फाइंड करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो चलिए 2 पर फाइंड करना है। अब देखिए क्वेश्चन करने का प्रोसेस सीधा समझिए, आपको सीधा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या करना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस एच, सी यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो c प्लस एच यानी 2 प्लस एच, 2 पे चेक करना है तो 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड में इनका डिफरेंस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ नहीं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2, इन दोनों का डिफरेंस माइनस h। बस इसको सिंपली सॉल्व करिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस एच 2 से ग्रेटर, तो बोले ये आएगा, तो 2 टाइम्स 2 प्लस एच माइनस का 3 और डिवाइड में h। आ रहा है समझ में? आ रहा है? ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने f ऑफ 2 नहीं लिखा, f ऑफ 2 इक्वलिटी है तो यही आ जाएगा, तो 2 टाइम्स 2 माइनस 3। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? देखिए f ऑफ 2 प्लस एच निकालना था, f ऑफ 2 प्लस एच तो यहाँ पे रखेंगे क्योंकि 2 से ग्रेटर है, तो x के प्लेस पे 2 प्लस एच और सेम, तो 2 प्लस एच माइनस 3, और इक्वलिटी में भी वही। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे आप देखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4 में 3 गया तो 1। समझ रहे हैं? डिवाइड में h, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 4, और यहाँ पे 4 कैंसिल आउट होकर के 2 आ जाएगा, 2 आएगा। क्लियर है ना? इधर बात करेंगे तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 माइनस h, 2 से स्मॉल, तो ये आपका आएगा फंक्शन, तो यहाँ से 2 माइनस का h और माइनस 1 माइनस f ऑफ 2 यहाँ पे आएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 माइनस 3 और डिवाइड में आपका माइनस h होगा। राइट है? तो आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h माइनस 1 सॉल्व करते हैं, माइनस 2 2 जा 4 में 1 गया तो 1 आएगा, और यहाँ पे आपका माइनस एस, तो ये आपका माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, एक 2 आया एक 1 आया। तो आपने यहाँ से क्या समझा कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट पे? 2 पर। ज़रूरी नहीं कि और भी पॉइंटों पे ना हो, है ना? और पॉइंटों में तो बिल्कुल होगा ही होगा। अगर 2 आप लेफ्ट जाएंगे, 2 से आप छोटा कोई भी पॉइंट लेंगे तो देखिए उसके लिए यही फंक्शन होगा, डिफिनीशन चेंज ही नहीं होगी। तो 1 पे अगर इसी भी फंक्शन का अगर 1 पे निकाल लो तो 1 पे ये आपका होगा, 1 पे क्या होगा? डेरिवेटिव होगा, चाहे आप निकाल के देखिएगा, मैं इसी पे आपको 1 पे निकाल दे रहा हूँ। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका? लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 पे करेंगे तो f ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड में h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h 1 से ग्रेटर। अब समझिएगा यहाँ से ये आपका 1 है और ये 2 है, तो 1 से ग्रेटर, वो भी कितना ग्रेटर? बहुत ही स्मॉल, h 0 के अकॉर्डिंग है, तो 1 प्लस h बहुत ही स्मॉल, तो 2 से स्मॉल रहेगा, बोले यही डिफिनीशन। तो 1 माइनस h, सॉरी 1 प्लस h माइनस 1 यहाँ पे मैंने रखा, ठीक है, और माइनस एफ ऑफ 1 के लिए भी यही रहेगा, तो उसके लिए 1 माइनस 1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा? h, तो यहाँ से 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 से 1 कट गया तो h ओवर h 1 आ गया। ठीक है, सॉल्व करिएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड में h होगा, तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h, 1 से स्मॉल तो 2 से स्मॉल ही होगा, तो 1 माइनस का h माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से 1 माइनस 1 डिवाइड में h, इसको सॉल्व करेंगे, 1 में 1 गया 0 और इस 1 से 1 कटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? माइनस h ओवर h आ रहा है, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट हैंड में माइनस h होता है, नीचे माइनस h होगा, तो ये भी 1 आया। तो आपने देखा लेफ्ट एंड राइट दोनों ही केस पे ये इक्वल आ रहा है, ठीक है ना? यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 आया है डेरिवेटिव, ठीक है ना?
तो ये आपका 1 पे जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसका 1 पे डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी एफ डैश 1 की जो वैल्यू होगी वही इसकी जो वैल्यू आई है वही होगी 1। ठीक है ना, जो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते रहे डायरेक्टली, तो देख लीजिए फर्स्ट प्रिंसिपल का ही प्रोसेस है। ठीक है, तो आज मेरा केवल प्रयास था कि आपको केवल मैं इंट्रोड्यूस करूं कि व्हाट इज अ डिफरेंशिएबिलिटी। हो सकता है आपको देखिए लेक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, है ना, क्योंकि ग्राफ वगैरह है और मैंने पेन से स्केच किया है, पहले से बनाया नहीं था, तो यहाँ पे थोड़ा आस पास हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अदरवाइज जो नेक्स्ट लेक्चर मेरे होंगे वो इसके प्रॉपर्टी बेस पे होंगे और क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा कि कैसे आपको करना है। ठीक है ना। हाँ, तो अगर कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए आपको पहले उसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ग्राफ को देखते ही समझ जाएं कि ये कंटिन्यूटी है या डिफरेंशिएबल है या कहाँ पे नहीं है। अगर आप क्लास 12th में हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपका पहला लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट लेक्चर पे फोकस करिए, वहाँ पे कैसे क्वेश्चन आपको बनाना है अभी वहाँ पे मतलब रखना है। कंपटीशन के लिए बाद में भी आप तैयारी अभी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रयास करेंगे तो आपको सभी को समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्लास 11th में आप डेरिवेटिव और कॉन्टिन्यूटी दोनों का, डेरिवेटिव का आपने लिमिट फाइंड करना और डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना, ये सब समझ रखा है, तो इसलिए आपको आसानी होगी, ऐसी बात नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।